So, good morning, friends. Myself Mahesh Kumar, and by profession, I'm a teacher, and I have been teaching more than 7 years. And in these 7 years, I have taught more than 3 to 4 coachings, 3 to 4 schools, and at different homes for private tuition. So, I have come through different kind of students, and I have tackled them in a very sensitive manner, and I improved their productivity and their performance. So, in these years, I have learned a lot from my students as well as their parents. So, I have understood how to influence their knowledge and how to influence their attitude and how people influenced by someone. So, basically, this video is for the purpose of an interview that is going to happen on the platform of physics वाला. So आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई वीडियो सेटअप नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है, जबकि ऐसा परहैप्स रिक्वायर्ड है कि इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड एनी ऑफ योर क्लासेस you send them, but I assure the team of physics wala, if you will demand any of my class, I will send it later, but if you give me a chance to teach on your platform, I assure you I will never disappoint you, and I will do my best, because for my profession, it's not my profession, it's my choice. मेरे पास में और भी ऑप्शंस हैं, और भी तरीके की प्राइवेट जॉब्स का ऑफर भी कई बार आए, बट ऑलवेज आई रिजेक्टेड देम बिकॉज दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज माई जॉब एंड दिस इज माई नेचर ऑफ. सो मैं पिछले 7 सालों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को यूपी बोर्ड से टीच करता हूँ, और मेनली मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है. हाँ, 1-2 साल के लिए मैंने थोड़ा मैथ्स को भी ट्राई किया था और साइंस को भी ट्राई किया था, बट उसके बाद में फिर मैं फोकस्ड हो गया इंग्लिश पे ही. एंड राइट नाउ मैं सेलेक्टेड हूँ. सिंगापुर में स्कूल है जो सिंगापुर बेस्ड है और इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस हैं. आप कहेंगे तो मैं उसका प्रूफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन राइट नाउ. सो between these difficulties, I want to join physics wala because this is not a platform only to earn money. This gives you a freedom to express your ideas and to express your knowledge with the students and to improve the background of poor students, especially for rural areas students. And because भारत को ऐसा कहा जाता है कि भारत क्या है, गाँव का देश है, और more than 50% people are living in village today. सो जो मेजरली स्टूडेंट्स होते हैं यूपी बोर्ड में, वेदर दे आर बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम एंड वेदर दे बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, most of the students are living in villages and rural areas or semi rural areas. So क्योंकि मैं रूरल एरियाज में पढ़ाता हूँ और सेमी रूरल एरियाज में पढ़ाता हूँ, सो I understand completely what the nature of students are, what the nature of students, how to manage them, and how they connect with their teachers. मुझे पता है कि किस तरीके से उनको टैकल करना है और किस तरीके से उनको
ज्वाइन करवाना है और किस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। बिकॉज मैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से कोचिंग भी रन कर रहा हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया कोचिंग रन करना तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की नंबर हुआ करती थी 10 to 12, एंड राइट नाउ वेयर आई एम टीचिंग the number of students is more than 150, and this is purely offline class, no online presence. So आप सोच सकते हैं कि जब ऑफलाइन में मैं 130 150 160 स्टूडेंट्स को गैदर कर सकता हूँ, देन बिकॉज देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म, देयर इज़ नो एडवर्टीजमेंट, only on the basis of my study and my teaching method. So अगर मैं बात करूँ किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने की, तो लाइक मैं आपको कुछ डेमो के तौर पर एग्जांपल लेके बोलता हूँ। जैसे आप इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट लेंगे जिसको आप सबसे टफ मानते हैं, जिसको स्टूडेंट्स के साथ साथ में टीचर्स भी बहुत टफ मानते हैं, वो उसको कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक्स इन 12th English subject. So, and for me this is not tough, because मेरा जो मेथड है, मैं जो समझाता हूँ, उसको समझाने के बाद में आपको भी ये लगेगा कि सिंथेसिस इज वेरी सिंपल टॉपिक एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वन। सो सिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो सेंटेंसेस हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एंड दीज सेंटेंसेस विच आर बीइंग कंबाइंड आर सिंपल सेंटेंसेस। अगर आपने ये समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और उसको कंबाइन करके हम लोग कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और किस तरीके से उन सेंटेंसेस को कंबाइन करके, सेंटेंसेस में आपको याद दिला दूं कि सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, अभी हाल फिलहाल पिछले 5 to 6 ईयर्स में, वहाँ पे मोर देन 2 क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, मोर देन 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। वहाँ पे ओनली क्या हुआ है, सिर्फ 2 सेंटेंसेस का मेजरली आता है। बट एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, यहाँ पे सरकार कभी कभी शॉकिंग न्यूज़ भी देती है, स्टूडेंट्स को सरप्राइज भी देती है, तो हो सकता है कि 3 सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन भी आता है, बट जनरली देखा यही जाता है 2 ही सेंटेंसेस का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप उसको 2 सिंपल सेंटेंस दिया गया, उसको मर्ज करना है आपको और उसको कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद में आपको उसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ऐसा दूसरे साथ भी होता है कि आपको 2 सिंपल सेंटेंस गिवन है, उन दोनों को आपको मर्ज करना है, ऐड करना है, कोई भी पार्ट छूटे नहीं, उसका जो दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो कंबाइन होने के बाद में जो 1 सेंटेंस आएगा उसका भी सेम मीनिंग होना चाहिए। तो उसको कॉम्प्लेक्स में फिर आपको मर्ज करना है। ऐसे ही क्या होगा कि 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए या 3 दिए गए, तो उनको आपको कनेक्ट करना होगा, आपस में जोड़ना होगा, और उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। बस इतना सारा हमको सिंथेसिस में वर्क करना है। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स टू मर्ज दीज सेंटेंसेस। सो वो जो मेथड्स हैं उनको लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है और इतना ज़्यादा उसको क्या कर दिया है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। रूल्स 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 लिखाने के साथ साथ में लोगों ने उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर फोबिया बन गया सिंथेसिस का। मैं जहाँ पे भी गया हूँ डेमो क्लासेस के लिए, जिधर भी कोचिंग्स में मैं जाता हूँ या जहाँ पे भी स्कूल्स में भी जाता हूँ, और जो स्टूडेंट्स में पूछता हूँ कि व्हाट यू वांट टू रीड, द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ देयर्स इज सिंथेसिस। तो मुझे लगता है ना कि सिंथेसिस इसलिए स्टूडेंट्स नहीं बोलते हैं कि उनका ये फेवरेट टॉपिक है, बल्कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें उनको जो भी प्रीवियस टीचर्स ने उनको पढ़ाया है या फिर जहाँ से भी वो पढ़े हुए हैं उसमें उनको अच्छे से गाइड नहीं किया गया, और उनको इस तरीके से वो समझाया गया है, इस तरीके से उनको लिखाया गया है कि उनको उस समझ में नहीं आया है। सो दैट्स वाई वो इस तरीके के आंसर्स देते हैं कि हाँ मुझे सिंथेसिस ही पढ़ना है। बट अगर आप देखेंगे कि आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और उसको
आपको जोड़ने का जो तरीका है वेरी सिंपल। देखिए सिंपल सेंटेंस को जब आप कॉम्प्लेक्स में जोड़ते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना होता है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनका यूज करके आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में मर्ज कर देना है। और अगर आपने वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अच्छे से रीड कर लिया देन इट्स ऑल फाइन। और सेम इसी तरीके का होता है हम लोगों का कंपाउंड के साथ में। कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको अगर आपने स्टडी किया है एंड दे आर वेरी सिंपल, तो देयर इज नो रॉकेट साइंस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस। अब लोगों को क्या किया जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता है कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए ओनली देयर इज वन मेथड दैट इज कंजंक्शन। उनको क्या किया जाता है, रूल्स लिखाए जाते हैं कि ये रूल्स हैं, ये कंजंक्शन लगेगा, ये कंजंक्शन लगेगा, ये कंजंक्शन लगेगा। उनको ना कंजंक्शंस के बारे में परिचित कराना होगा और कौन सा कंजंक्शन किस कंडीशन को फॉलो करता है और कौन से सिचुएशन पे वो आता है। अगर यही पता हो जाए देन ऑल द इशूज आर सॉल्व्ड। हाँ, जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक अभी सिंपल सेंटेंस है और उसको मिला के सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको देखना होता है वर्ब की संख्या कितनी। कोई भी एक सेंटेंस है उसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ वर्ब्स कितनी है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्ब्स जो होगी वो 1 होगा। आप पता हो गया आपको सिंपल सेंटेंस से वर्ब को आपको पहचानना बहुत ईजी, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ब्स में अगर आप एक वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस होगा। और अगर सिंपल सेंटेंस दो दिए गए हैं और उनको मर्ज करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनमें दो वर्ब जो हैं, एक पहले सेंटेंस में एक दूसरे सेंटेंस में, उनको आपको में मर्ज करते समय ध्यान देना है कि एक वर्ब को आपको बाहर करना है, क्योंकि दो वर्ब हो जाएंगे तो सेंटेंस जो है सिंपल तो नहीं रहेगा। आइदर इट विल बी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो आपको इस तरीके से उसमें क्या करना होगा, सेंटेंस को सेट करना होगा कि एक वर्ब को आपको क्या करना है, हटाना है। दोनों सिंपल सेंटेंस में टेंस का सेम वर्ब दिया होगा। अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट में भी प्रेजेंट की वर्ब होगी, सेकंड में भी प्रेजेंट की वर्ब होगी। तो हमको क्या करना होगा कि दोनों वर्ब की जगह पे सिर्फ एक ही वर्ब रखनी है। और उसमें क्या होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग उनको सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं और दोनों में से एक वर्ब को वहाँ पे हमको पुट करना होता है। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे कि दो सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस लिखा है आई वॉज इल, दूसरा सेंटेंस लिखा है आई डिडेंट गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस सिंपल है क्योंकि दोनों में एक ही एक वर्ब है। अब इसको जोड़ना है हमको। पहले सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है कि मैं तो बीमार था। दूसरा सेंटेंस में क्या है, मैं स्कूल नहीं गया। अब दोनों सेंटेंस को अगर आपको एक सेंटेंस में मर्ज करना हो तो आप यही तो बोलेंगे कि भाई बीमार होने की वजह से मैं स्कूल नहीं गया। समझ गए। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू माई इलनेस, कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद में आई डिडेंट गो टू स्कूल, हो गया। इसमें क्या हमने यूज किया, इसमें प्रीपोजिशन का यूज किया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्टिसिपल का यूज भी कर सकते हैं। आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। जब तक बेस कमजोर रहेगा आपका तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगी चीज़ें। और क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको वो स्टार्टिंग से ही वो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, जीरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक प्रॉब्लम मैंने और ऑब्जर्व किया है, वो ये होता है कि वो ना पता नहीं क्या है, उनका नेचर ऐसा होता है या फिर उनको ऐसा कि इंग्लिश में वो वीक ज़्यादा होते हैं। तो जो स्टूडेंट या फिर जो भी व्यक्ति किसी चीज़ में वीक होता है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है वो। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। तो अभी हम जिससे डरते हैं उससे दूर भागते हैं, दिस इज़ ट्रू। तो इंग्लिश में वो जो बच्चे होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। तो दे ओनली रीड इंग्लिश फॉर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। तो वो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको वो
रीड करते हैं। जब मैं क्लासेस लेता हूँ और बोलता हूँ कि कितना पढ़ते हो, तो बोलते हैं 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स। बट मैं बोलता हूँ कि जब इंग्लिश कितना पढ़ते हो, दे से ओनली 30 मिनट्स, सम से 40 मिनट्स, नॉट मोर देन 1 आवर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेज। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहता है। सो ये तरीके होते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा लैग करते हैं इंग्लिश में। और अगर उनको बेसिकली समझा दिया जाए कि पार्टिसिपल क्या है, जीरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, सो सिंथेसिस मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम लोग देखें, 1 क्लास को अगर हम लोग 2 आवर में डिवाइड करें, तो आप मान के चलिए कि ये 3 क्लासेस में सिंथेसिस ओवर। और अगर टीचर्स की हम बात करें, तो टीचर्स उसको ना इस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर देता है ना, स्टूडेंट जान नहीं पाता है रूल्स के अकॉर्डिंग से। रूल्स उसको समझाए जाते हैं जिसको बेसिक्स पता होता है। अभी मान लीजिए कि आप अभी ट्रैफिक्स में हैं, और ट्रैफिक्स में क्या होता है कि ट्रैफिक्स जो होते हैं, जो भी यातायात होते हैं, आपको पता ही होता है कि हर यातायात का, चाहे फिर वो एयरवेज हो, वाटरवेज हो, या फिर हम लोगों का रोडवेज हो, अलग अलग रूल्स हैं। लेकिन अगर आप उसको बेसिक्स ही नहीं बताएंगे और उसको रूल्स को थमा देंगे कि दिस इज फर्स्ट रूल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो वो ना उसको समझ नहीं पाएगा। और जब नहीं समझ पाएगा तो उसको फिर वो फॉलो ही नहीं करेगा, और उसको वो कंप्लीटली अवॉइड कर देगा। सो बेसिकली हमको आपको समझना पड़ेगा कि उसको बेसिक्स पहले बताना है कि ट्रैफिक जो होता है उसमें सिस्टम कैसे डेवलप होता है, आपको जो रोड पे चलना है वो कैसे चलना है। पहले ये नहीं समझाना है कि उसको जो लाइट दिख रही वो क्या चीज़ है, वो चलना समझाना है। उसके बाद में चलना सीखेगा तब उसको सिंबल्स के बारे में बताना है, सिंबल्स नहीं समझाने उसको। सो ये प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ में। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 2 सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, उसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ठीक है, लिखते हैं। मान लीजिए पहला सेंटेंस लिखा, लेट सपोज कि फर्स्ट सेंटेंस इज ही फेल्ड। दूसरा सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस है ही डिडेंट वर्क हार्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे पहला सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कह रहा है कि वो असफल हो गया या वो सफल नहीं हुआ। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि उसने मेहनत नहीं करी। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक रिजल्ट है और रिजल्ट के पीछे बिहाइंड द रिजल्ट एक कॉज है। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो आप कंजंक्शन कौन सा लाएंगे, जो कंजंक्शन रीजन को शो करते हैं। और उसमें क्या होगा, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर यूज कर सकते हैं। अब हाँ, ये समस्या पड़ेगी क्योंकि जो फॉर है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग तो कंपाउंड में लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेगा। तो सिंस, एज और बिकॉज में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं कि एज ही डिडेंट वर्क हार्ड, कॉमा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस लिख देंगे ही फेल्ड। बिकॉज से बनाएंगे तो बिकॉज को हम लोग बीच में रखेंगे कंजंक्शन के तौर पे। अगर कंजंक्शन पहले आ जा रहा है तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे। और जो कॉज था उसके पहले कंजंक्शन आ जाएगा। सो ही फेल्ड बिकॉज ही डिडेंट वर्क हार्ड, सिंपल, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसको इतनी ही ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश है वो बेसिकली प्योरली क्या है, बेसिक्स पे बेस्ड है। और अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है देन इट विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक, especially for the UP board students and those who are studying English only for passing the exam. So I hope कि मेरा जो ये वीडियो है उससे जो सिलेक्शन कमेटी है उसको मेरी पर्सनालिटी और मेरा एक्सपीरियंस जो है उसको समझने में हेल्प होगी। एंड होपफुली मैं ये
वेट करूँगा इस चीज़ का कि मेरे पास में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, एंड आई विल बी अ नेक्स्ट टीचर एट फिजिक्स वाला, and I will be a family member of Physics Wala family. Thanks a lot. Thanks to everyone.